आज मैं 12वीं कक्षा नागरिक शास्त्र विषय का दूसरा प्रश्न पत्र स्वतंत्र भारत में राजनीति का दूसरा अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर विषय पर चर्चा करूंगी। एक दल का प्रभुत्व के दौर का अर्थ होता है किसी भी एक दल के स्वामित्व का वर्चस्व, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व भारतीय राजनीति में कब से कब तक रहा। अब इस पर विचार करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा, उसमें राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की क्या भूमिका रही, कैसे संविधान का निर्माण हुआ और कैसे किस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व बराबर 3 दशकों तक बना रहा। तो जब 1857 की क्रांति हुई जिसमें भारत को असफलता प्राप्त हुई, क्योंकि ना तो भारत के पास कोई संगठित दल था, ना संसाधन थे और ना समझी सूझी कोई तकनीक। 1858 में सीधे रानी विक्टोरिया का शासन भारत में होने लगा। ऐसी स्थिति में भारत में जहां सफलता मिली थी, वहीं भारत के बुद्धिजीवियों में और भारत के जनमानस में भारी असंतोष था। यद्यपि जागरूकता थी, ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिज्ञ, उन्होंने मिलकर और एक विदेशी विचारक जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अध्यक्ष वोमेश चंद बनर्जी जी रहे। उस समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे विचारक थे जो ये मानते थे कि यदि हम प्रार्थना याचना करके ब्रिटिश शासन प्रशासन से अपने स्वदेश की मांग संवैधानिक तरीके से मांगते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन के द्वारा हमें स्वतः ही राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। धीरे धीरे इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और बुद्धिजीवी वर्ग और राजनीतिज्ञों का इसमें शामिल हुए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तीनों ऐसे नेता थे जिनकी विचार बहुत क्रांतिकारी थे, जबकि इससे पहले वाले विचारक जो उदारवादी थे वो इनके बिल्कुल विपरीत थे। उस समय कांग्रेस का 1905 में विभाजन हो गया, 2 तरीके की विचारधारा के लोग उसमें आ गए, यानी सत्ता और विपक्ष जैसी स्थितियां तभी ही बनने लगी थी। तो दूसरे प्रकार के जो क्रांतिकारी या उग्रवादी विचारधारा के जो विचारक थे, उनका क्या मानना था कि यदि हम स्वदेशी ग्रहण करते हैं, यानी स्वदेशी कपड़े पहनते हैं, स्वदेशी नौकरियों को लेते हैं, तो धीरे धीरे परेशान होकर निराश होकर के जो ब्रिटिश प्रशासन है वो धीरे धीरे छोड़ देगा या हम पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा। हमें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने देश की शिक्षा है, चाहे वो संस्कृत की शिक्षा हो या हिंदी की शिक्षा हो, हमें अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को छोड़ देना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है विदेशी सब बहिष्कार कर दो, चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना हो, चाहे वो कपड़े क्यों ना हो, चाहे अन्य कोई भी वस्तु है, जिससे उनका व्यापार धीरे धीरे कम हो जाएगा और आर्थिक रूप से
परेशान होकर वो देश को छोड़ देंगे। चौथा हथियार उन्होंने बताया कि हमें निष्क्रिय प्रतिरोध करना चाहिए, कि बदले में यदि हम पे किसी प्रकार का कोई वो प्रतिक्रिया करते हैं तो हमें फिर भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार करना और स्वदेशी शिक्षा लेना लगातार करते रहना चाहिए। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1915 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उसमें प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा जैसे साधनों के माध्यम से असहयोग आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे करके भारत को ब्रिटिश प्रशासन से मुक्त दिलाने का प्रमुख भूमिका अदा की। अब भारत जब 1947 में स्वतंत्र होने वाला था, उससे पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ और विचलन जैसी स्थितियां आने लगी, क्योंकि आपस में ये टकराव होने लगी कि प्रधानमंत्री जब भारत स्वतंत्र होगा तो किसे बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता थे, जिन्ना थे, वो बराबर ये कह रहे थे कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो हमें भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो बैठकें हुई, उन बैठकों में ये निर्णय नहीं लिया गया कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और प्रधानमंत्री बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही नाम आ गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले भारतीय संविधान की बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, जो अस्थायी थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण उसे स्थगित करना पड़ा। अगली पुनः बैठक 1947 में संविधान सभा रखी गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्होंने बहुत सारी समितियों का निर्माण किया, जिसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब भारतीयों के मन में था कि लोकतंत्र के आधार पे ही भारत की राजनीति का संचालन किया जाएगा। अब ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र उसको कहते हैं जिसमें देश में रहने वाले नागरिकों की साझेदारी नीति निर्माण में हो, नीति के क्रियान्वयन में हो और कानूनों की रक्षा में भी उनकी कहीं ना कहीं प्रतिभागिता होनी चाहिए, यानी साझेदारी होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें जनता अपने साझेदारी से सरकार का निर्माण करे और सरकार की प्रत्येक गतिविधियों में वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागी हो। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र के अर्थ के बारे में बताया है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अर्थात जनता में वह स्वामित्व हो कि वह सरकार को जब चाहे बदल सके। अब मैं ये बताती हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पहला आम चुनाव
फरवरी 1952 में हुआ। इसके बीच के अंतराल की समय अवधि में जो शासन प्रशासन हुआ वो अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया। अब ये अंतरिम सरकार क्या है? अंतरिम सरकार उसको कहते हैं जब किसी भी संगठित दल के द्वारा उसकी अपनी सूझबूझ से, समझ से किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में शासन व्यवस्था चलाना जब तक कि आम चुनाव नहीं होता है। तो ऐसा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। अब चुनाव प्रक्रिया कैसे हो इसके बारे में बड़ी कठिनाइयां हो रही थी, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुका था और उसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इस तिथि के पीछे भी एक दर्शन छिपा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर भारत के झंडे को स्वाधीनता दिवस मनाकर फहरा दिया गया था। उस तिथि को एक स्मरणीय बनाने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया, जिसके पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, जिसका प्रमुख कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, जो किसी दलगति राजनीति से ऊपर, जिसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप न। लेकिन पहला चुनाव था तो चुनाव आयोग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनके लिए चुनौतियां थी। ये पहली चुनौती थी कि उन्हें कैसे वो निष्पक्ष और स्वतंत्र वो चुनाव कराएं। इसके लिए उन्हें दूसरी चुनौती थी कैसे क्षेत्रों का सीमांकन करें। एक भारत देश में ही बहुत सारे प्रदेश थे, उस समय 22 प्रदेश थे। प्रदेशों में भी 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रदेशों को सीमांकन करना, उनका परिसीमन करना कि विधानसभा में, लोकसभा में कितने प्रदेश के कितने सदस्य रखे जाएंगे, उसको हम कहते हैं सीमांकन करना। उसकी क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करने का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। लेकिन उनके समय, उस समय बहुत बड़ी कठिनाई थी कि कौन से आधार लिए जाएं, कैसे सीमांकन किया जाए। तीसरा जो उन्हें चुनौती थी उनके लिए वो थी मतदाता सूची तैयार करना, क्योंकि मतदान का जो अधिकार था संविधान में, वो उस समय, जिस समय चुनाव होना था, उसमें कितनी आयु रखी गई थी? 21 वर्ष रखी गई थी। उसे अब 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1986 प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में उसे परिवर्तित करके उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो मतदाताओं में भी सभी मतदाताओं को मत देने का अधिकार था, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी लिंग, सभी को मत देने का अधिकार उसमें रखा गया। लेकिन चुनाव
आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे मतदाता सूची तैयार करेगी। और मतदाता सूची जब तैयार करेगी उसका उन्होंने अवलोकन किया तो उसमें पता चला उनको कि लगभग 40 लाख महिलाओं उनकी सूचियों में गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को देखते हुए फिर चुनाव प्रक्रिया में फिर देरी हुई। उस समय हमारे जो मतदाता थे लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। इसके बाद उनकी चौथी जो चुनौती थी वो ये थी कि वो कैसे राजनीतिक दलों को मान्यता दें, कैसे उनके चुनाव चिन्ह को मान्यता दें। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो चुनाव चिन्ह था वो था बैल की 2 जोड़ी, यानी बैल की 1 जोड़ी, जो इस समय हाथ का पंजा है। ना कोई प्रशिक्षण था, ना कोई तकनीक थी, बैलेट पेपर से ही मतदान की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और उस समय जो एक बहुत बड़ी चुनौती आई सामने साक्षरता की, क्योंकि जो भारतीय जनता थी, भारतीय नागरिक थे, वो लगभग 15% ही क्या थे, साक्षर थे। तो ये सारी जो चुनौतियां आई जिसकी वजह से चुनाव आयोग समय पर चुनाव नहीं करा सका। भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया 2 तरीके की चुनाव की प्रक्रिया रखी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, इनके लिए चुनाव की पद्धति एकल संक्रमणी पद्धति यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति रखी गई। और बाकी लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, इनके चुनावों के लिए जनप्रतिनिधि प्रणाली रखी गई। ये जनता के प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे और चुनाव की जो गणना की जाएगी वो आधे से ज़्यादा जिनको मत प्राप्त होगा वो उसका दल विजयी माना जाएगा, उसकी सरकार का निर्माण होगा। अच्छा, एक दल का जो प्रभुत्व रहा वो हमारे संविधान में उसको कोई प्रावधान नहीं। ये तो हमारी जो परंपराएं, रीतियां, रूढ़ियां और राष्ट्रीय आंदोलन से चली आ रही जो अभिसमय है उनके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति एक अंधभक्ति, जनता उन पर विश्वास करती थी, इसलिए उनका प्रभुत्व बना रहा। जबकि एक प्रभुत्व वाले देश उनके संविधान में ही प्रावधान है, जैसे कि मैक्सिको, म्यांमार, वियतनाम, चीन, ऐसे देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक नहीं। हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर शासन व्यवस्था संसदात्मक रखी जाए और उसकी कार्य पद्धतियां, उनका कार्य का विभाजन संघात्मक तरीके से किया जाए। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो ब्रिटिश से भारत में ली गई है, लेकिन हमारे देश में इस शासन व्यवस्था को अपनाने की जो पद्धति है वो अलग है। जो देश का हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति है, वो नाम मात्र का और संवैधानिक मात्र होगा। वास्तव में जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो भी कार्य करेंगे वो संसद में यानी लोकसभा में विपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव, आलोचना करके प्रश्न प्रस्ताव
निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इन प्रस्तावों के माध्यम से उनको नियंत्रण में रखती है। यानी लोकसभा किस तरीके से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कार्यों को नियंत्रित करती है। इसकी एक विशेषता है कि ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। किसके प्रति उत्तरदायी? जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संसदात्मक शासन व्यवस्था है। अब आता है कि उसकी कार्यप्रणाली संघात्मक, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया है और जो कार्यों का विभाजन किया गया है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? वह जिसमें इकाइयों को मिलाकर के केंद्र सरकार का निर्माण किया जाए। तो इसका प्रतिनिधित्व हमारी संसद में जो राज्यसभा है उसमें प्रदेशों के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संघात्मक शासन व्यवस्था में कार्यों का जो विभाजन किया गया है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के द्वारा किया गया है। केंद्रीय संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र या संघ सूची में 97 विषय हैं, जैसे रक्षा, बजट, विदेश, व्यापार के मुख्य विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। और जो राज्य सूची के जिस समय संविधान बना था उस समय 66 विषय थे। उसके 4 विषय को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जिसमें संवर्ती सूची में विषय उस समय 47 थे, इस समय 52 है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार, यानी प्रदेश सरकार उस पर कानून बनाती है। और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। इस तरीके से कार्यों का विभाजन किया गया। इसके अलावा जो संविधान में विषय नहीं लिखे हैं, अवशिष्ट है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ जो संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई उसमें किस तरीके से एक दल का प्रभुत्व भारतीय शासन व्यवस्था में देखा गया। यद्यपि जब पहला चुनाव हुआ फरवरी 1952 में, उसमें अधिक संख्या में कांग्रेस निर्वाचित होकर के विजयी हुई और उसकी सरकार का निर्माण हुआ, जिसमें उसके दल के जो बहुमत दल के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री बने। जनता की एक अंधभक्ति थी कि उन्हें 350 से भी ज्यादा वोटें प्राप्त हुई। उस समय 489 सीटें लोकसभा की थी। दोबारा जब चुनाव हुआ तो उसमें भी 1957 तक में जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस बहुमत में आई। और इसी बीच में जब प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जिसमें केरल में चुनाव हुआ, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को उसमें कितने प्रतिशत वोट मिले? लगभग 45% वोट मिले और कांग्रेस से मिला करके वो पहली सरकार बनी जो कांग्रेस के अलग थी। परंतु कांग्रेस ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए सरकार को बीच में ही संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उसको भंग करके वहां पर केंद्र शासन की व्यवस्था कर दी। ये असंवैधानिक था। 356 अनुच्छेद जब होता है जब उस प्रदेश की सरकार के द्वारा राज्यपाल लिखित रूप से केंद्र सरकार को ये सूचना दे कि वहां की सरकार चल नहीं पा रही है, वो भंग हो चुकी है, तब वहां की सरकार भंग की जाती है।
1962 में जो तीसरा चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस बहुमत में आई। तो लगातार 3 आम चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस की बढ़ोतरी बराबर चलती रही। क्योंकि कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई तो कांग्रेस को का जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसके अंदर जो विचारधाराएं थी वो धीरे धीरे कम होकर के सीमित होती गई। उसमें एक ही परिवार का वर्चस्व दिखाई देने लगा, जिसमें हम जवाहरलाल नेहरू के परिवार को कह सकते हैं। क्योंकि उससे पहले उनके पिताजी वो भी मोतीलाल नेहरू वो भी कांग्रेसी थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी का शासनकाल जरूर कांग्रेस में आया, जिनकी जो ताशकंद समझौते के लिए 1966 में गए हुए थे और उनकी मृत्यु तत्काल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि कोई दल प्रभुत्व में है उसमें जनता की सहमति होती है। अब इसके पीछे क्या भूमिका थी, क्यों ये वर्चस्व इनका रहा? पहला इसकी भूमिका कारण ये है कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा कारण ये है कि ये बहुत सुसंगठित तरीके से इसका निर्माण हुआ इस पार्टी का, इसलिए इसका वर्चस्व भारतीय शासन व्यवस्था पे रहा। तीसरा कारण ये है कि ये रूढ़िवादी पार्टी थी, कुछ रूढ़ियां कुछ विचारों पर आधारित थी और उन विचारों पर आधारित होकर के ये बराबर सत्ता में रही। चौथा कारण थी कि ये पूरे देश में सर्वव्यापी थी, केवल दिल्ली में ही नहीं थी, पूरे देश में थी। और पांचवा कारण था कि इसमें प्रसिद्ध नेता थे और ऐसे ऐसे नेता थे जो देश के हित के लिए कार्य करते थे। और अगला कारण यह है कि ये सबको लेके चलती थी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, सभी के विकास से संबंधित कार्यों को करती थी, इसलिए इसका प्रभुत्व रहा। अगला कारण यह है कि इस दल में यदि कोई विपक्ष का कार्य करता तो आपस में ही विपक्ष का कार्य कर लेते थे। जब ये संसद में बैठते थे तो यदि किसी प्रस्ताव के प्रति इन्हें विरोध रहता था तो कुछ लोग विरोध करके अपने प्रस्तावों को जनता की भलाई के लिए करवा लेते थे। तो इनकी संगठन में ही, इनके दल में ही विपक्ष की भूमिका थी। इसकी आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था ये एक छत्र छाया वाला क्या है, पार्टी है। और इसके संबंध में एक भारतीय जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु ने भी कहा है कि जो सत्ता है वो एक स्थिर नहीं होती है, निरंतर परिवर्तनशील रहती है। उस समय राजतंत्र व्यवस्था थी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। फिर स्वतंत्र होने से पहले कांग्रेस पार्टी कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया तो कुलीन तंत्र थी। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वो लोकतंत्र में हो गई। और अब इस समय जो धीरे धीरे ये कांग्रेस के वर्चस्व में क्या दिखाई देने लगा कि ये भीड़ तंत्र में हो गई। यद्यपि ऐसा नहीं था कि उस समय और दल नहीं बने थे। जो भारतीय जनसंघ था 1920 में बन चुका था, जिसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश की अखंडता और देश में हिंदी राष्ट्र को स्थापित करना चाहते थे। इसी तरह के मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ये थी, परंतु ये मार्क्सवादी और लेनिन दोनों ही विचार की अलग अलग पार्टियों में इसका प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण जो कि समाजवादी आंदोलन में शामिल थे, इनको नेहरू ने बुलाया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इनको कैबिनेट में एक स्थान लेने के लिए बुलाया था, परंतु ये नहीं आए, बोले मैं जनता का सेवक हूं। इस तरीके से वर्चस्व जो था वो कांग्रेस का बराबर बना।